हेलो। हाँ, हेलो। आज हम लोग बच्चों 12वीं का जो मासिक परीक्षाएं होती हैं गवर्नमेंट द्वारा जो ली जाती है उसका हम लोग हिंदी अनिवार्य विषय 12वीं, चाहे किन्हीं का विज्ञान हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कला हो यानी आर्ट हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कोई भी विषय जिनका मेन विषय हो उनका अनिवार्य हिंदी का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। आप लोग इसे तैयारी जरूर कर लेंगे और अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। और जिस तरह से, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम में रहेंगे और 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य होगा और एक क्वेश्चन का मार्क्स 50 क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो 50 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अगर 45 सही होता है, 47 सही होता है तो आपको ये नंबर फर्स्ट डिवीजन लाने में बहुत ही सहायता करेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी सभी विषयों का अच्छे ढंग से हो जाएगी तो आपको फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाना है 100 क्वेश्चन में आराम से बनाया जा सकता है। और 45, 47 और अगर अच्छे से तैयारी करें तो 50 में 50 सही हो सकता है, क्योंकि 100 में 50 का आपको चुनना होता है। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी कर लेंगे सभी विषयों का, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा मार्क्स से फाइनल एग्जाम पास करेंगे। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। आप केवल मेरे क्लास के साथ निश्चित रूप से देखें, क्लास के साथ चलें और जितनी भी तैयारियां हों जैसा मैं कहूँगा वैसे आपको तैयारी करना है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपकी तैयारी इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम की हो जाएगी। वो मैं बताऊंगा जो नंबर किस तरह से क्या करें, जो नंबर अधिक से अधिक लाया जा सके 12वीं के फाइनल में, वो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जो किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करना है, जिससे आपका तैयारी फाइनल एग्जाम के लिए अच्छा हो और आप आसानी से फर्स्ट डिवीजन ला सकें। और देखा गया है कि मासिक परीक्षा जो गवर्नमेंट द्वारा ली जा रही है वो सारे मासिक परीक्षाओं का मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। अगर इतना भी तैयारी आपको हो जाता है तो अधिकांश क्वेश्चन इसी मासिक परीक्षाओं से भी वहाँ टैली करेगा, लड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप तैयारी करेंगे, मासिक परीक्षा को इजी वे में नहीं लेंगे, उसकी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और जब तैयारी हो जाएगा तो आपको फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे साथ आप, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ हिंदी विषय से। 12वीं का हिंदी विषय मई माह में जो मासिक परीक्षा हुई है उसका ऑब्जेक्टिव आज हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। आप लोग इसे गंभीरता से सुनेंगे, देखेंगे और बार बार सुनेंगे, लाइक और कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन आपने मासिक परीक्षा में दिया ही होगा, ये क्वेश्चन आपके पास होगा ही। अगर नहीं होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप पोस्ट करेंगे और उस पर ये पीडीएफ बना के इस क्वेश्चन को भेज दिया जाएगा। और अभी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, उसके बाद अगले क्लास में सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, क्या कहते हैं, और विश्लेषण सब हर चीज़ बताया जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग प्रत्येक मास जो होगी उसको हम कराएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी में ऑब्जेक्टिव में, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं।
ऑप्शन भी है, विकल्प है। ए में दिया है विशेषण, बी में दिया है समास, सी में दिया है क्रिया विशेषण और डी में दिया है अवयव। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण। तो पहला का आंसर क्या होगा? ए नंबर, विशेषण। एकदम याद कर लेना है, पहला का आंसर होगा विशेषण, यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। एकदम याद कर देना है, मोस्ट भी दिया है। उसके बाद आइए क्वेश्चन है स्व। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए स्वध्वनि का उच्चारण स्थान, स्व जो है हम लोग जिह्वा को दांत में सटाने से स्वध्वनि का उच्चारण होता है। अतः स्वध्वनि जो है आपको दंत से उच्चारित होता है। तो स्वध्वनि का उच्चारण स्थान हम लोग क्या मारेंगे? आंसर क्या मारेंगे? दंत, यानी दूसरा का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दंत। यानी स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। याद कर लीजिएगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन है, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए ह ध्वनि, ये ह जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ह ध्वनि हम लोग कंठ से हवा निकालते हैं, फुसफुसाते हैं। जैसे ह, तो हवा बाहर की ओर ढकेलते हैं, कंठ से हवा बाहर की ओर ढकेलते हैं, तो ह का उच्चारण होता है। तो हम लोग कंठ से जब हवा को बाहर की ओर ढकेलते हैं, बाहर की ओर निकालते हैं, तो ह का उच्चारण होता है। तो ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो तीसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ, यानी ह ध्वनि का उच्चारण कंठ। ठीक है। जैसे हवा ठंडा आता है तो हम लोग ठंडा में जब फुसफुसाते ऐसे करते हैं, यानी हवा फेंकते हैं। हवा जब फेंकते हैं, ठंड से हवा हम सांस जोर जोर से छोड़ते हैं, तो कंठ से हवा निकलती, यानी फुसफुसाना, हवा निकालना, बाहर की ओर निकालना, जिससे ह का उच्चारण होता है। जैसे ह, तो हवा बाहर की ओर फेंकते हैं कंठ से, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो ह ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ, हमेशा याद रहना चाहिए। अब आइए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है? अनुनासिक वर्ण हम बताएंगे बाद में, जब क्लास मेरा वर्ण पर आएगा। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अनुनासिक, मतलब जितना भी वर्ण से संबंधित क्लास आएंगे उसमें हम अनुनासिक वर्ण का हम डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। तो अनुनासिक वर्ण की संख्याएं 5 हैं। अनुनासिक जिसमें नाक का उपयोग किया जाता है, तो अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 है, यानी चौथा का आंसर हो गया सी नंबर, यानी 5। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। इसके बारे में डिटेल्स हम क्लास में जब मेरा डिटेल्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। अब 5वां क्वेश्चन आइए, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय का संधि विच्छेद, समुच्चय का संधि विच्छेद है। देखिए समुच्चय का संधि विच्छेद हम लोग शम में हलन, मोह में हलन देना है, प्लस उत में हलंत देना है और प्लस चय,
यानी कि सम जोड़ उत जोड़ चय, समुच्चय, सम जोड़ उत जोड़ चय, समुच्चय। तो समुच्चय का संधि विच्छेद आपका डी नंबर दिया हुआ है, यानी सम जोड़ उत जोड़ चय, समुच्चय। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये 5 सवाल अभी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे जी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब आगे क्वेश्चन आइए, छठा क्वेश्चन देखिए। अब आइए हम लोग छठा क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन है, आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, आपने क्या खाया, प्रश्न किया जा रहा है, किसी से प्रश्न किया जा रहा है, आपने क्या खाया। क्या खाया यानी प्रश्न है, किसी से पूछा जा रहा है, तो ये आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी आपने क्या खाया, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया भी हुआ है, क्वेश्चन मार्क का प्रश्नवाचक चिन्ह दिया भी हुआ है, तो इसका आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए, तो छठा का प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर? अब आइए 7वां क्वेश्चन, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह में कहा भिखारी को, यानी भिखारी को पैसे दिए, तो को, भिखारी के साथ को लगा हुआ है, तो आप लोग याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के साथ को चिन्ह आता है, कर्म के साथ कौन चिन्ह आता है? को। तो भिखारी को, तो आपको को यहाँ किस कारक विभक्ति हो, किस चीज का विभक्ति होगा, किस कारक का विभक्ति होगा? तो कर्म का। तो आपका इस 7वां का आंसर हो जाएगा ए, कर्म, कर्म कारक। ठीक है, यानी भिखारी को, कर्ता ने कर्म को, तो को का हो जाएगा। अब आइए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब देखिए, मुहावरा है, अक्ल का पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन है, विकल्प है, प्रतिभावान होना, प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट होना। यानी जब किसी का अक्ल खत्म, खराब हो जाता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? इसका अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, यानी अक्ल इसका खत्म हो गया है, अक्ल काम नहीं कर रहा है, यानी कि बुद्धि खत्म हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। यानी अक्ल का काम ना करना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका आंसर 8वां का डी, बुद्धि भ्रष्ट, यानी बर्बाद होना, यानी बुद्धि खत्म होना। यानी आपके पास बुद्धि है, था, लेकिन आप उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, बुद्धि सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है आपका, या बुद्धि में आप उलझुल फैसला ले रहे हैं, यानी बुद्धि का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बुद्धि का उपयोग कर पा रहे हैं, तो बुद्धि भ्रष्ट होना इसका होगा, अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, याद कर लेंगे। अब आइए 9वां क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखिए, आकाश, ऑप्शन है आकाश, आकाश ये गलत है, आकाश इस तरह से नहीं लिखाता है। अब आइए असुर,
ये भी असुर गलत है। आकाश में ये जो है आपको तालब स होगा, ये आपको मूर्धन स दिया हुआ है, मूर्धन स दिया है, तो ये स नहीं होगा, ये श होगा। ठीक है, असुर में ऐसे होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब आइए रात्रि, रात्रि ऐसे दिया हुआ है, ये गलत है। रात्रि हर्षिकार होगा, ये सही होगा। तो आकाश भी गलत लिखा हुआ है, असुर भी गलत लिखा हुआ है, रात्रि भी गलत लिखा हुआ है। पत्नी सी नंबर है, पत्नी। देखिए पत्नी में हर्षिकार होता है, प तो आधा वो तो है, यानी प तो न हर्षिकार, प तो न संयुक्त हर्षिकार, नो पत्नी, यानी कि पत्नी आपका सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सी पत्नी, ये यानी शुद्ध लिखा हुआ है, पत्नी शुद्ध लिखा हुआ है, तो इसका आंसर पत्नी होगा। अब आइए 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए ऑप्शन है, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। देखिए लड़ियां गलत चीज है, यहाँ पर लड़ियां नहीं होगी, तो ये गलत है। बी नंबर होगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये भी अनेकों दिया हुआ है, ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। यहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते, देखिए 2 बार पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते, ये 2 बार नहीं होता है, गलत सेंटेंस है, तो इसको हम लोग गलत मानेंगे, सी भी गलत है। अब डी आइए, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र जो छोड़ा जाता है, यानी शस्त्र होता है जो हाथ से, तलवार, भाला, ये सब शस्त्र हो गया, और जो दूर से हम अटैक कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अस्त्र। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, क्योंकि बंदूक से हम दूर की वस्तु को भी मार सकते हैं। तो दूर की वस्तु को मारने के लिए आपको अस्त्र का प्रयोग होता है। शस्त्र हाथ में रख के युद्ध, जैसे गदा से करना, तीर से करना, भाला मारना, लाठी मारना, ये सब आपको शस्त्र के रूप में हम लोग रखते हैं। बंदूक, क्या कहते हैं, मिसाइल, चाहे मतलब कितना भी जो क्या कहते हैं, जितना भी क्या कहते हैं, मशीनी चीज से हम अटैक करते हैं। आधुनिक युग में तो मशीन से भी युद्ध होता है, तरह तरह के अस्त्र बने हुए हैं। तो यहाँ बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। 10वां का आंसर डी, ये सेंटेंस सही है। अब आइए, अमावस्या शब्द का विलोम, अमावस्या का उल्टा क्या? विलोम मतलब उल्टा, यानी अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा। पूर्णिमा किसमें है? बी ऑप्शन, यानी 11वां का आंसर बी होगा, पूर्णिमा। अब आइए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में है, कनक शब्द का अर्थ क्या है? देखिए कनक सोना को कहा जाता है, कनक सोना को कहा जाता है। अब कनक जो है सोना को कहा जाता है। कॉल आ गया है, इसको हम काट देते हैं। कनक
सोना को कहा जाता है, तो कनक सोना का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनक, यानी कि कनक जो है आपको सोना को कहते हैं, कनक, कंचन, है ना, स्वर्ण, सुवर्ण, ये सब आपको कनक सोना को कहा जाता है, सोना का पर्यायवाची है कनक, कनक, कंचन, सुवर्ण, ये सब पर्यायवाची। तो इसका आंसर 12वां का आंसर ए हो जाएगा, यानी सोना। कनक किसको कहा जाता है? सोना को कहा जाता है, यानी सोना का पर्यायवाची कनक, कनक का पर्यायवाची सोना, यानी समानार्थक शब्द। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थक शब्द। अब आइए, राजगृह में कौन समास है? 13 क्वेश्चन। राजगृह यानी कि राजगृह, देखिए राजा का गृह यानी राजा का घर, तो राजा का घर, राजगृह का मतलब होता है राजा का घर। तो ये का विभक्ति लग गया है, कारक चिन्ह लग गया है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, जो 8 कारक चिन्ह हैं, कारक हैं, तो ये आपको तत्पुरुष में काके की, है ना। तो राजगृह में का है राजा का घर, यानी राजगृह यानी राजा जहां पर रहता है, तो ये तत्पुरुष समास है ना। कौन सा समास है? हाँ, समास पूछ रहा है, कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, राजा का घर। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, समास पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो राजगृह का आंसर हो जाएगा, कौन सा समास है? ए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास याद कर लेना है। आगे समास जब पढ़ाएंगे तो समास कितने प्रकार के होते हैं, सारे के भेद, ये सारा चीज बता देंगे, आपको एकदम तैयारी हो जाएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन पे आइए। 14 नंबर में पूछा गया है, पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है? देखिए, उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे, यानी उपसर्ग में ये ध्यान रखना है, आगे लगता है, किसी शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय जो है किसी शब्द के पीछे लगता है और उसका अर्थ को चेंज कर देता है, नया अर्थ बना देता है। तो आपको आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहेंगे और पीछे जो लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय। तो पराजय में परा, यानी आपको बता देते हैं उपसर्गों की संख्या 22 है, जिसमें परा भी है, परा भी उपसर्ग है, पर नहीं होगा, पर उपसर्ग नहीं होता है, परा। तो यहाँ पर पराजय में परा उपसर्ग है, आगे लगा हुआ है, इसका आंसर डी होगा, परा। पराजय में परा, पर कभी बनने वाली, पर उपसर्ग होता ही नहीं है। अब आइए, देहाती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 15वां, यानी देहाती, ई। देहाती में त्वदृहीकार है, तो ई यानी दीर्घ ई, त्वदृहीकार यानी दीर्घ ई, देहाती। देहाती में हम लोग दीर्घिकार होता है, तो दीर्घ ई होगा इसका, अंतिम में क्या लगा है? दीर्घ ई, देहाती। अब आइए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे। 16 में है मूंगा शब्द का कौन सा लिंग है? मूंगा शब्द कौन सा लिंग है? अब आइए, मूंगा शब्द, देखिए एक साधारण भाषा में कहें तो मूंगा शब्द जो है, जो चीज हार्ड हो, कठोर हो, क्या कहते हैं, कठोर हो,
औघात्य हो, क्या कहते हैं मतलब कड़ा हो, कड़ापन हो, ये सब जो भी होगा वो अधिकांशतः पुल्लिंग होता है। तो मूंगा शब्द चूंकि कठोर होता है, वो एक प्रकार का रत्न है, तो मूंगा शब्द जो होगा, जो भी कड़ा चीज होगा, गुस्सा की भावना होगी, क्या कहते हैं क्रोध की भावना जिसमें होगी, हार्ड चीजें होंगी, कठोर चीजें होंगी, ये सब जो भी होगा वो अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका बता देंगे। तो अभी हम बता देते हैं, मूंगा शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मूंगा हो गया पुल्लिंग, एकदम याद होनी चाहिए। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन, जो सबको समान भाव से देखे, अनेक शब्दों के एक शब्द है, जो सबको समान भावों से देखे यानी एक समान रूप से सभी को देखे, उसको सम मने बराबर और दर्शी मने देखने वाला। तो समदर्शी एक समान रूप से जो देखा जाए, अगर टीचर मैं शिक्षक हूं तो सभी विद्यार्थी मेरे लिए एक समान है, तो मैं समदर्शी हूं, सभी को एक समान देखता हूं, एक नजर से देखता हूं। तो समदर्शी, एक नजर से, ये समान नजर से देखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, समदर्शी। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, समदर्शी। याद कर देंगे, ये सब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको फाइनल एग्जाम में भी टकरा सकता है, ध्यान रखना है। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन, कमल, कमल का पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द क्या है। तो देखिए, मधवा, पीयूष, सरोज, निलय। देखिए, कमल को सरोज भी कहा जाता है, पर्यायवाची कमल का क्या है, सरोज। तो यहाँ पे सरोज होगा आंसर, कमल का समानार्थक शब्द क्या होगा, सरोज, यानी सी नंबर, सरोज। कमल को सरोज भी कहते हैं, ठीक है, पंकज भी कहते हैं, नलिन भी कहते हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द है। कमल को पंकज, सरोज, नलिन, है ना, ये सब इसका पर्यायवाची है। पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यायवाची जो शब्दों का पर्यायवाची देना होता है, बताना होता है, वो इंपॉर्टेंट भी हम बता देंगे जब हम उस चैप्टर चलेंगे तब। अब आइए 19 नंबर, अब व्याकरण से हो गया है लगभग। अब 19 नंबर पर आइए क्वेश्चन, ये आपकी बुक से है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, आपके बुक में भी है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 यानी बी नंबर, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ। यानी बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, ये एक बहुत बड़े निबंधकार थे बाल कृष्ण भट्ट, आपके किताब में भी ये इनके बारे में बहुत कुछ डिटेल्स से दिया हुआ है। जब हम किताब चलेंगे तो डिटेल से बालकृष्ण भट्ट के बारे में ही पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आ गया, बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, निबंधकार थे, उनका निबंध बहुत सारा निबंध आया है, तो वो निबंधकार के रूप में ही जाने जाते हैं मुख्यतः, और भी सारे चीज लिखे हैं लेकिन मुख्यतः उनका कृति निबंध के रूप में आया है, तो इसलिए ये बहुत बड़े निबंधकार थे। तो ये किस युग से संबंधित है, ये आपको बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग से संबंधित है, भारतेंदु युग। भारतेंदु जी बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार भी थे, बहुत सारे रचना किए थे, तो इनके बारे में भी हम डिटेल्स से पढ़ाएंगे। अभी केवल हम आंसर दे जा रहे हैं, उसके बाद हम इस सबको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप लोगों को बताएंगे। अब आइए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, शव आदान एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, सद्भाव का अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, और एक है परीक्षागुरु, ये श्रीनिवास ने लिखा है। परीक्षागुरु बालकृष्ण भट्ट का कृति नहीं है, परीक्षागुरु श्रीनिवास ने लिखा है, इसलिए इसमें आपका आंसर कौन नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है, नहीं है।
100 अदान 1 सुदान बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, याद कर देना है। नूतन ब्रह्मचारी भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, याद कर देना है। सद्भाव का अभाव भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, याद कर देना। लेकिन परीक्षा गरीब नहीं लिखा है। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है तो परीक्षा गुरु हो जाएगा। परीक्षा गुरु का लेखक दूसरा है, यानी श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास हैं। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या? आपके पुस्तक में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि बातचीत करने का सबसे अहम तरीका जो है, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। पहले अपने आप को से बात कीजिए, क्या गलत है क्या सही है, अपने आप के बारे में पहले जान लीजिए, अपने आप के बारे में बात कर लीजिए, तब किसी के आगे प्रकट कीजिए। ऐसा इन्होंने इसमें बातचीत शीर्षक जो निबंध है उसमें उन्होंने लिखा है। तो इसमें है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। आपके किताब में भी इसका वर्णन किया गया है। जो हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे या चैप्टर का जब हम विश्लेषण करेंगे, सारांश बताएंगे, तो उसमें भी इसका वर्णन होगा। देखना, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर, 23 22 छूट गया है, 22 बताते हैं। 23 नंबर का होगा डी, यानी अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। अब आइए 22 नंबर छूट गया है, 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? अब देखिए, एडिशन और स्टील अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े रचनाकार थे। तो इनकी तुलना, बालकृष्ण भट्ट की तुलना जो है एडिशन और स्टील से किया है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को की तुलना एडिशन और स्टील से किया है, यानी कि एडिशन और स्टील अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उसकी तुलना बालकृष्ण भट्ट से की गई है। किन्होंने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि सी नंबर, रामचंद्र शुक्ल, याद कर लेना है। अब आइए 23 तो बता ही दिए हैं, अब 24 आइए। 24, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा में बहुत सारी रचनाएं की थी। वो खास करके कृष्ण भगवान पर, कृष्ण राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारी अपनी रचनाएं की हैं। वो सगुन भक्ति धारा से संबंधित है। सगुन क्या होता है? सगुन क्या कहते हैं, निर्गुण संत किसे कहते हैं, सूफी संत किसे कहते हैं, वो हम विश्लेषण जब पढ़ाएंगे तो उसमें किया जाएगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव का आंसर देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? तो सूफी थे। कृष्ण भक्ति में ज़्यादा ये क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति के बारे में भी लिखे हैं। आपको पद्मावत है, राधा रत्न सिंह की कहानी है, उसमें वो भी बताया गया है। पद्मावत में बहुत ही बड़ी कृति है, बहुत ही महान कृति है पद्मावत। तो ये सूफी प्रेमाख्यान या प्रेमाख्यान के बारे में इन्होंने ज़्यादा रचनाएं की हैं, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा सूफी प्रेमाख्यानक। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यानक, यानी सूफी विचारधारा के उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं वो। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में मलिक मोहम्मद जायसी रचित रचना कौन सी है? एकदम मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे महान कृति पद्मावत। पद्मावत भी कहिए, पद्मावत, कहीं कहीं पद्मावत भी लिखा रहेगा, एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, पद्मावत या पद्मावत। ये आपको सबसे महान कृति मलिक मोहम्मद जायसी की मानी जाती है, याद कर देना है। अब आइए ए ऑप्शन, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, प्रेम पथिक, यानी साहित्य लहरी सूरदास ने लिखे थे। प्रेम पथिक भी क्या कहते हैं, विनय पत्रिका, ये सब
अन्य लेखकों ने लिखा था। तो इसमें देना है मलिक मोहम्मद जायसी का कीर्ति है पद्मावत। अब 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मात्र बचा है। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इसको देख लेना है। अब आइए मलिक मोहम्मद, 26 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। आइए, मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से कैसे वंचित हुए? चेचक उनको हो गया था। उनका मुखरा जो था, मुख जो था काफी विकृत था, देखने में काफी खराब, चेचक से पूरा पूरा दाग हो गया था पूरा। तो चेचक के कारण उनका आंख भी चला गया था और कान भी चला गया था। लेकिन आंख कान नहीं होने के कारण भी वो बहुत बड़े सूफी रचनाकार हुए। कृष्ण भक्ति पर लिखा, पद्मावत लिखा, बहुत सारे किताबों की रचना की अवध भाषा में। तो ये चेचक के कारण इनका बाईं आंख और कान इनका चला गया। तो 26 का आंसर होगा ए, चेचक के कारण, आंख और कान चेचक के कारण चला गया। अब आइए 27 नंबर पर, पाठ्य पुस्तक में संकलित जायसी रचित करबक शीर्षक कविता जायसी के किस ग्रंथ से लिया गया? अब देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में करबक कविता है। करबक कविता जो है इनके पद्मावत से ही लिया गया है। पद्मावत में ही करबक कविता वहीं से पद्मावत से ही उसको लिया गया है। तो पूछेगा करबक शीर्षक कविता जायसी के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा पद्मावत, यानी 27 का तो हो गया, 26 का तो हो ही गया, बता ही दिए। 27 पद्मावत, 27 का आंसर होगा पद्मावत, यानी कि करबक कविता पद्मावत से लिया गया है। 28 नंबर पर, निम्न में से कौन सी प्रेम का पीर के कवि के रूप में प्रेम का पीर जायसी को कहा जाता है? यानी प्रेम से संबंधित रचनाएं, पद्मावत भी राजा रतन सिंह की प्रेम कथा और पद्मावत सिंहलदेव, बहुत सारा उसमें कहानी जब आएंगे, करबक जब हम उसका सारांश बताएंगे तो उसमें बहुत सारा कुछ आएगा, बताएंगे। तो ये प्रेम का पीर के नाम से मलिक मोहम्मद जायसी को जाना जाता है, यानी 28 नंबर का आंसर होगा डी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी, यानी शॉर्ट में उसको जायसी भी कहते हैं। तो प्रेम का पीर जायसी को कहा जाता है। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी रचित करबक शीर्षक कविता की भाषा क्या है? इन्होंने अवधी में ही लिखा है, यानी पद्मावत जो है अवधी में लिखा गया है। पद्मावत यानी पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है और पद्मावत से ही करबक कविता को लिया गया है। इसलिए करबक का भी भाषा क्या होगा? करबक कविता का भी भाषा क्या होगा? अवधी। एकदम याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आइए, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किसमें की है, किससे की है? जायसी का बायां आंख और कान तो चला गया था चेचक के कारण, तो उन्होंने अपने आंख के बारे में, कान के बारे में भी, आंख के बारे में भी इस कविता में वर्णन किया है, उसकी उपमा भी है। तो उन्होंने करबक कविता में अपनी आंख का जो उपमा है दर्पण से दिया है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दर्पण, यानी ऐनक जिसको कहते हैं, दर्पण। तो पद्मावत में यानी करबक कविता में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आंख का उपमा दर्पण से दिया है। तो ये 30 क्वेश्चन इस बार मंथली टेस्ट में 12वीं के मई के मंथली टेस्ट में पूछा गया है। और जितने भी मंथली टेस्ट होंगे और उसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव होंगे, वो तैयारी आप लोग को हम करवा देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर भी हो जाएगा, आप इसे याद करते रहेंगे, इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को स्टे कर करके रोक के आप इसको नोट कर लेंगे और सही इसकी आंसर को याद कर लेंगे। और जब याद हो जाएगा, ये आपको वार्षिक परीक्षा में, इंटरमीडिएट की फाइनल एग्जाम में आपको काम करेगा। अन्य और इससे संबंधित जो भी सारांश होगा और भी अन्य विषय, इंटरमीडिएट के अन्य विषय भी हम देंगे। सारा अन्य विषय का भी सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव हम बता देंगे। आप लोग ऑब्जेक्टिव पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट डिवीज़न लाने में आपको काफ़ी मदद करेगा।
ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो है, हो सकता है बहुत खामियां हों, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और आगे आप लोगों को और भी अच्छा क्लास मैं अपने YouTube के माध्यम से दूंगा। आप इसे बहुत बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और इसे याद कर देंगे, आपको निश्चय ही फर्स्ट डिवीज़न आपको आएगा ही आएगा। बस विश्वास बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और अपने अन्य साथियों को भी सब्सक्राइब कराएं, उन्हें भी फ़ायदा हो। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक छात्रों को फर्स्ट डिवीज़न आए, और अगर ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा तो फर्स्ट डिवीज़न से कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम।